सीएम ऑफिस का दरवाजा नॉक हुआ। अचानक एक अधेड़ उम्र का मगर पूरी तरह से फिट इंसान अंदर की तरफ चलकर आया। सीएम उस इंसान को देखकर अपने सामने बैठने का इशारा करते हैं। नाइस टू मीट यू सीएम सर। नाइस टू मीट यू टू। मुझे बहुत खुशी हुई इंडिया के स्पेशल फोर्स के हेड मिस्टर अभिज्ञान सिंह से मिलकर। ये तो मेरी भी खुशकिस्मती है सर। कहिए, कैसे याद किया आपने मुझे? आपने इस शहर में होने वाले लगातार मर्डर्स के बारे में तो सुना ही होगा। बेंगलोर में एक खतरनाक सीरियल किलर बेखौफ घूम रहा है और उसके खून करने के तरीके काफी अजीब और बेरहम हैं। यहाँ के लोग हद से ज्यादा डरे हुए हैं और पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा। वो इतनी सफाई से मर्डर करता है कि जब तक हम लाश ना देखें तब तक हमें पता तक नहीं चलेगा कि किसी का मर्डर हो रहा है। तो आप मेरी किस तरह की मदद चाहते हैं? मुझे आपकी फोर्स से एक काबिल एजेंट चाहिए जो उस किलर को पकड़ सके। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास आपके लिए कोई है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एक आदमी एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ था और अपने ठीक सामने की बिल्डिंग को देख रहा था। उसकी नजर किसी रूम की ग्लास विंडो पर बनी हुई थी जहां से उसे उस रूम में मौजूद दो आदमी और एक लड़की साफ दिख रहे थे। वो आदमी उस लड़की को छू रहे थे और वो लड़की उन्हें किसी तरह से अपोज नहीं कर रही थी। अचानक दरवाजे पर रूम सर्विस ने दस्तक दी और उन दो आदमियों में से एक आदमी अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ गया और रूम सर्विस को अंदर आने का इशारा किया। पीटर अंदर वाइन्स की बॉटल्स के साथ आया था मगर अंदर आते ही उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी और एक बैग में जा टिकी। उसने अपनी नजरें बैग से हटाकर वाइन टेबल पर रखी और बाहर चला गया। तभी अचानक सामने की बिल्डिंग पर खड़े आदमी के फोन में एक मैसेज टोन बजी और वो तुरंत हरकत में आया। उसने अपनी जेब में 2 गन रखी और कंधे पर रस्सी डालकर अपनी आर्चरी गन उठाई और सामने बिल्डिंग के टॉप पर निशाना लगाया जिससे उसके दूसरी तरफ जाने के लिए एक रस्सी तैयार हो गई। उसने अपनी जेब से एक हुक निकाला और रस्सी में आगे लगाकर आगे की तरफ फोर्स लगाया और वो बिना किसी की नजरों में आए फिसलता हुआ सामने की बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच गया। उसने फुर्ती से अपने कंधे पर टांगी रस्सी निकाली और एक पिलर पर बांध दी और कॉर्नर पर जाकर खड़ा हो गया जैसे अभी बस वो वहां से कूद नहीं पाला हो। लड़की अपनी जगह से उठी और 2 ग्लास में वाइन डालकर उन 2 आदमियों की तरफ बढ़ी और जाकर एक आदमी की गोद में बैठ गई। पीछे बैठा आदमी उस लड़की के ड्रेस का स्लीव खिसकाकर उसके गले पर और शोल्डर पर वाइल्डली किस करने लगा। तभी उस रूम की विंडो के बाहर ऊपर से एक आदमी आया और पूरे फोर्स से लात मारकर वो विंडो तोड़ दी और अंदर की तरफ कूद गया। विंडो टूटने की आवाज सुनकर अंदर बैठे दोनों आदमी सतर्क हो गए और लड़की को धक्का देकर अपनी अपनी गन्स निकालकर खड़े हो गए। सामने खड़ा आदमी पहले से ही तैयार था इसलिए गोली चलते ही वो एक तरफ कूद गया और एक डाइव मारकर उसने एक आदमी को मुंह के बल गिरा दिया और दूसरे आदमी के हाथ पर गोली चला दी। एजेंट एस, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं हम क्या चीज हैं। सही कहा, मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या चीज हो। मेरे लिए तुम सिर्फ एक मिशन हो और तुम्हें अपने बारे में बताने की जरूरत ही नहीं। तुम तो जानते ही हो कि मैं क्या चीज हूं। ये कहकर एजेंट एस ने उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार किक मार दी। तभी दूसरा आदमी जिसके हाथ में पहले से ही गोली लगी हुई थी वो एक तरफ बढ़ने लगा और उस बैग को उठा लिया। एजेंट एस ने उसकी तरफ एक और गोली चलाई ही थी कि उसके सामने खड़े आदमी ने उस पर अटैक किया और एजेंट एस की गन नीचे जा गिरी। उसने उस आदमी के चेहरे पर लगातार 4-5 मुक्के मारे जिससे वो आदमी बेहोश सा हो गया और उसने दूसरी गन निकालकर उस आदमी पर चलाई मगर उस आदमी ने चालाकी से उसके साथ खड़ी लड़की को सामने की तरफ धक्का दे दिया जिससे गोली उसे जा लगी और वो आदमी उस बैग के साथ उस रूम से बाहर की तरफ भाग गया। एजेंट एस ने उस जख्मी लड़की की तरफ देखा जो दर्द से तड़प रही थी और अपने आदमी को एक मैसेज करके बाहर चला गया। वो बाहर पहुंचा ही था कि वो आदमी कार लेकर वहां से निकल गया। एजेंट एस अपनी कार की तरफ भागा और उस कार का पीछा करने लगा। तेजी से बढ़ती कारें अब धीरे धीरे सुनसान जगह की तरफ बढ़ रही थी। एजेंट एस ने बैक सीट से अपनी पावरफुल सोवियत RPG-7 गन ली और गाड़ी को ऑटो ड्राइविंग मोड में रखकर रूफटॉप एरिया से बाहर निकल गया और सामने की कार की तरफ निशाना लगाने लगा। उसने ट्रिगर दबाया और RPG बुलेट एक्टिवेट होकर कार की तरफ चली गई और कार ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट काफी खतरनाक था और कार पूरी तरह पलट चुकी थी। एजेंट एस ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और पलटी हुई कार की तरफ चला गया। एजेंट एस ने उस आदमी की तरफ देखा जो अब भी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो उतरा और उस कार की तरफ देखा जो पीछे की तरफ से चल रही थी। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उठती हुई लपटों से उसे बड़े स्टाइल से जलाकर उस आदमी के सामने बैठकर बोला,
अकेले भागते तो बच जाते, बैग लेकर भागे, इसीलिए मर रहे हो। मुझे किसी की जान लेना पसंद नहीं है, मगर जो मासूमों की जान को मजाक समझते हैं उनके साथ मैं भी मजाक कर लेता हूं। बैग दो, एजेंट एस ने हाथ बढ़ाकर कहा। आदमी ने साइड से बैग उठाया और एजेंट एस की तरफ बढ़ने लगा, मगर एजेंट एस ने जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, आदमी ने वो बैग पीछे आग की तरफ फेंक दिया। बैग में आग पकड़ने वाली थी। एजेंट एस ने बिना कुछ सोचे आग में हाथ डाला और बैग निकाल लिया। उसके हाथ में जलने का घाव बन चुका था। उसने बैग में लगी आग को बुझाया और उस आदमी की तरफ जाकर उस बैग को उसके आगे लहराया। तुम उसे कभी नहीं रोक पाओगे एजेंट एस, उसे तुम्हारे बारे में पता है। पता नहीं भी होता तब भी मैं बता देता, क्योंकि बताकर मारने में मुझे बहुत मजा आता है। तुम वो आदमी आगे कुछ बोलने से पहले ही मर गया। तभी पीछे से 2 गाड़ियां आकर रुकी और उसमें से कुछ लोग आकर एजेंट एस के पीछे खड़े हो गए और उसमें से एक आदमी एजेंट एस के बराबर में आके खड़ा हो गया। एजेंट एस ने उस आदमी की तरफ वो बैग उछालते हुए कहा, मेरा मिशन कंप्लीट, अब आगे तुम अपना काम करो। वैसे भी अभिज्ञान सर ने मुझे इस मिशन में पढ़ने से मना किया था, ध्यान रहे, उन्हें खबर नहीं लगनी चाहिए। ये कहकर एजेंट एस अपने कार की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर का फेमस क्लब क्रेजी नाइट्स में अमीर घर के लड़के लड़कियां छुप छुप कर आ रहे थे। क्रेजी नाइट्स क्लब मास्करेड बॉल के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। हर इंसान चेहरे पर मास्क लगाकर आ रहा था और उन्हीं के बीच एक इंसान उस क्लब में एंटर हुआ जिसका आधा चेहरा गोल्डन मास्क से कवर्ड था। क्लब में आए लड़के लड़कियां मदहोशी में डांस कर रहे थे। कुछ नशे में डूबे हुए थे और कुछ एक दूसरे में डूबे हुए थे, और उन सब के बीच वो गोल्डन मास्क के पीछे छिपे आदमी की नजरें अपने शिकार को ढूंढ रही थी। वो लिकर सेक्शन की तरफ बढ़ गया और उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। तभी अचानक क्लब में एक लड़का एंटर हुआ और उसी मास्क पहने आदमी के बगल में आकर खड़ा हो गया और गुस्से से किसी का इंतजार करने लगा। वो मास्क पहना आदमी गौर से उस लड़के को नोटिस करने लगा और उसके मन में एक इच्छा जागी। उस लड़के ने अपने लिए शराब ऑर्डर की और तभी क्लब के मेन डोर से एक डरी से भी लड़की एंटर हुई और उसी लड़के की तरफ बढ़ी। लड़के का ध्यान जैसे ही लड़की पर पड़ा, वो गुस्से से कुछ कदम आगे गया और तभी मौका पाते ही बगल में खड़े आदमी ने उस लड़के की ड्रिंक में टैबलेट डाल दी। वहीं वो लड़का उस लड़की को खींचकर उस तरफ लेकर आया। क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। दर्द? तन्वी, दर्द मतलब पता है तुम्हें? छोड़ो, तुम ऐसी बातें करने के लायक ही नहीं हो। मुझे ये बताओ, विहान कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसके लिए मैं भी उतनी ही परेशान हूं जितने कि तुम। झूठ मत बोलो तन्वी, वो आखिरी बार तुमसे मिलने गया था और गायब हो गया। या तो तूने उससे कुछ ऐसा कहा है जिसे वो सह नहीं पाया, या फिर तुम ही ने उसे किडनैप किया है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं सच बोल रही हूं। प्यार करती थी मैं उससे। देखो तन्वी, तुम भी जानती हो कि वो कौन है। वो विहान भारद्वाज है, विहान भारद्वाज। वो मास्क पहना आदमी जो ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रहा था, अचानक ही ये नाम सुनकर उसके भी कानों में एक आवाज गूंजी, मैं विहान भारद्वाज हूं। तभी ध्रुव फिर बोला, भारद्वाज फैमिली का इकलौता वारिस, उसके घर वाले उसे नुकसान पहुंचाने वाले की जान ले लेंगे। अगर तुम जानती हो तो बता दो, क्योंकि अगर आज रात भी वो अपने घर नहीं लौटा तो उसके डैड पुलिस को इस मैटर में इन्वॉल्व करेंगे और उसकी लास्ट लोकेशन पता लगते ही तुम्हारे बारे में उन्हें पता लग जाएगा। तो मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। ध्रुव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही पीछे से ग्लास टूटने की आवाज आई। ध्रुव पलटकर उस आदमी को भी देखता कि उससे पहले ही उसे अपने पीछे की जगह खाली दिखी और उसकी नजर क्लब से जल्दबाजी में निकलते हुए एक आदमी पर पड़ी। शहर के जंगल से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक एक पत्ता हटाकर कुछ ढूंढ रहा है। नकाबपोश इस जंगल में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ दूरी पर जंगल में मौजूद एक कार के पास गया और दरवाजा खोलकर उसमें से भी कुछ ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो नकाबपोश अब वुडन कॉटेज की तरफ बढ़ा और उसने अंदर जाते ही जमीन में बेहोश पड़े विहान की तरफ गुस्से से देखा। वो आगे बढ़ा और विहान को टेबल से उठाकर उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया। उसने विहान के बाल पकड़े और उन्हें खींचते हुए बोला, कहां है तेरा फोन? कहां है? बोल बोल जल्दी, कहां है? वरना आज इसी वक्त जान ले लूंगा तेरी।
विहान जो पूरी तरह अपने मेंटल स्टेट से बाहर हो चुका था, वो बड़बड़ाकर बोला, जान जान नहीं, मेरी जान नहीं लेना, मेरी जान नहीं लेना, सबको मार दो, इंसान जानवर सबको, मगर मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। उसका ऐसा गिड़गिड़ाना देखकर उस नकाबपोश को गुस्सा आ गया और उसने उसे गुस्से से दूर झटक दिया और वुडन कॉटेज में इधर उधर वो फोन ढूंढने लगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वो घबराने लगा था, जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। वो अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर भारद्वाज अपनी बीवी को सांत्वना दे रहे थे। शांत हो जाओ, तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं आएगा। उसे आना होता तो वो अब तक आ जाता, मगर वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मेरा दिल कह रहा है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, मेरा बच्चा किसी मुसीबत में है। अब प्लीज एसपी को कॉल करके कंप्लेंट लिखवाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और मैं अपने बच्चे को खो दूं। तुम ठीक कह रही हो, उसे आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। मैं अभी एसपी को इन्फॉर्म करता हूं और जल्द से जल्द उसका पता लगाता हूं। ये कहकर मिस्टर भारद्वाज ने अपना फोन निकाला और एसपी राठी को कॉल घुमाया। फोन बजता रहा, मगर दूसरी तरफ से कॉल नहीं उठाया गया। वही पुलिस फोर्स आज रात एक बार फिर पहरा देने के लिए बढ़ चुकी थी। वो हर जगह तैनात होकर पहरा दे रहे थे। शहर के पार्क्स, शहर के वो जंगल जहां से अब तक लाशें बरामद हुई थी, शहर से अंदर बाहर जाने वाला रास्ता, हर जगह पर पुलिस तैनात थी। कुछ घंटों बाद सुबह के 2:30 बज रहे थे और सुनसान जंगल में खोदने की आवाज आ रही थी। वो नकाबपोश कुछ बड़बड़ाते हुए जमीन खोद रहा था। वो इतनी तेजी से अपना काम कर रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी आज रात की मोहताज हो। उसकी आंखों में कोई नई खुराफात करने का जुनून उफान मार रहा था। नकाबपोश जमीन खोदते हुए बड़बड़ाया, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। जैसे जैसे जमीन खुदती जा रही थी, जंगल में एक अजीब सी बदबू हवाओं में मिल रही थी। वो बदबू इतनी भयंकर थी कि किसी का सांस लेना भी वहां मुश्किल हो जाए, मगर नकाबपोश अपना पूरा जोर लगाकर वो जमीन खोदता जा रहा था और कुछ ही देर बाद उसने अपने हाथ रोक दिए और उस जमीन में खुदे हुए गड्ढे के अंदर एक बीन बैग के साथ कूद गया और कुछ निकालने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वो उस बीन बैग को लेकर गड्ढे से बाहर निकला और दूसरी जगह पर खुदाई करने लगा। धीरे धीरे पूरा अंधेरा खत्म होने लगा था उसको ऐसा करते हुए, मगर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था और अब चारों तरफ हल्का उजाला देखकर वो अपना काम जारी नहीं रख सकता था। उसका बीन बैग अब तक लगभग पूरा भर चुका था। उसने चारों तरफ देखा और उस बीन बैग को जल्द से जल्द अपने वुडन कॉटेज की तरफ लेकर जाने लगा। वो कुछ ही देर में एक पेट्रोल की कैन लेकर आया और उस बीन बैग के ऊपर डालने लगा। पूरा कैन उस बैग के ऊपर खाली करने के बाद उसने अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला और जलाकर उस बीन बैग के ऊपर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद तेज आग की लपटें उठने लगी। वो आग काफी ज्यादा भयंकर थी और उस आग के धुएं से निकलती एक गंदी बदबू शायद किसी का भी उस जगह पर खड़े रहना मुश्किल कर देती। नकाबपोश को जब तक विश्वास नहीं हो गया कि बीन बैग पूरी तरह जल चुका है, वो वहां से एक कदम भी नहीं हिला। बीन बैग के पूरी तरह से जलने के बाद वो वापस वुडन कॉटेज के अंदर गया और विहान के मुंह में कपड़ा बांधकर उसे घसीटकर वहां से बाहर निकालने लगा। विहान डर से पूरी तरह छटपटा रहा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो नकाबपोश विहान को वुडन कॉटेज के बाहर फेंककर वापस वुडन कॉटेज के अंदर जाकर वहां बिछाया हुआ प्लास्टिक हटाने लगा, जिससे किसी को ना पता चल सके कि आज तक वहां पर क्या होता आया है। कॉटेज का सारा प्लास्टिक हटाने के बाद उसने उसे भी जला दिया और विहान के मुंह से कपड़ा हटा दिया। तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं मरने वाला हूं। बोलो, तुम मुझे मारने वाले हो ना? नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। नकाबपोश ने विहान की बातों को इग्नोर किया और उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन घोंप दिया, जिसके कुछ ही पलों बाद विहान गहरी बेहोशी में चला गया। नकाबपोश ने विहान को दूसरे बीन बैग में डाला और उसे उठाकर अपनी कार की तरफ जाने लगा। बीन बैग को अपनी कार की डिक्की में डालने के बाद उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई
और ड्राइवर सीट में बैठकर तेजी से कार स्टार्ट करते हुए उसने एक पंच गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर मारा और गाड़ी तेजी से वहां से भगा ले गया। अब तक हर जगह उजाला हो चुका था और आज शहर में एक भी मर्डर की खबर नहीं आई थी, मगर पुलिस ने दोपहर तक हर जगह बराबर ड्यूटी देने की ठानी थी। वो लोग कोई भी रिस्क लेने की हालत में नहीं थे। वहीं आज कॉलेज में हर तरफ मस्ती भरी चहल पहल छाई हुई थी। आदित्य और रोहित भी बेसब्री से शेट्टी के कॉलेज आने का वेट कर रहे थे, मगर शेट्टी जो अक्सर टाइम पर कॉलेज पहुंच जाता था वो आज लेट हो गया था। यार शेट्टी कहाँ है? 3 दिन बाद हमारा एग्जाम है, मुझे कुछ नहीं आता, आज तो मुझे उससे बहुत पढ़ना है। तू 6 महीने पढ़ के कुछ नहीं कर पाया तो 3 दिन में कौन सा टॉप कर लेगा? शेट्टी प्रोफेसर से अच्छा पढ़ाता है, उसका समझाया हुआ एक टॉपिक भी लाइफ टाइम के लिए माइंड में छप जाता है। तू नहीं समझेगा, छोड़। तभी शेट्टी की कार वहां आकर रुकी और ड्राइविंग सीट से उतरकर शेट्टी सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ गया। तुम दोनों आज इतनी बेसब्री से यहां खड़े हो, किसके लिए? कोई चीफ गेस्ट आने वाला है क्या कॉलेज में? आदित्य रोहित को टोंट मारने के लहजे में शेट्टी को जवाब देते हुए बोला। हाँ, आने वाला था ना चीफ गेस्ट, रोहित का स्पेशल चीफ गेस्ट, मगर लगता है अब आ गया ना रोहित। रोहित चिढ़कर आदित्य से बोला, तू ना थोड़ा मुंह बंद रख। और फिर वो शेट्टी से प्यार से बोला, शेट्टी तुम तो इतने ब्रिलियंट हो, क्लास में हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंट हो यार, तुम प्लीज मुझे पढ़ा सकते हो, मैं तुम्हें एक शानदार सी ट्रीट दूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। शेट्टी ने बड़ी सी स्माइल दी और रोहित का कंधा थपथपाते हुए बोला, इसमें प्लीज की क्या बात है, मैं ऐसे ही तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यू आर द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसी बीच आदित्य का ध्यान शेट्टी के हाथ पर गया और उसने अजीब से तरीके से शेट्टी से पूछा, तुम्हारे हाथ में इतना बुरा जलने का निशान कैसे आया? ये तो काफी बुरी तरह से जला है।